अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वालेकुम लेट्स सलाम सर। थैंक यू अहमद। लेट्स हैव अटेंडेंस। तो उसके बाद फिर हम अब आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। जी हनान भाई लगता है पोजीशन संभाल के बैठे हैं अटेंडेंस बोलने के लिए। हनान भाई बोल दें। ओके जी। अब्दुल हनान प्रेजेंट है। अब्दुल मुक्सिद। सर उसे कोविड हुआ है तो इसलिए नहीं दे रहा अच्छा, क्लास। ओके, ठीक है। उसे कहना है कि रिपोर्ट संभाल के रखे। कोविड वाले बच्चों को 5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है सर, तो कह दूँ। ओके, ठीक है। अब्दुल रहमान। जी थैंक यू रहमान। अहमद अली। ओके जी, अहमद अली नहीं है, अहमद रजा है। ठीक है। अमीर हमजा। थैंक यू हमजा। अनम भट्ट 153। जी ठीक है बच्चे। अरबाज महमूद। जी ठीक है अरबाज। बिलाल नासिर। प्रेजेंट सर। ओके। बिलाल यूसुफ। प्रेजेंट सर। दुआ अजहर। प्रेजेंट सर। ईमान फातिमा। प्रेजेंट सर। फरमान करीम। प्रेजेंट सर। फतुमा इकबाल। प्रेजेंट सर। हाजरा अनीस। हाजरा हैं। हमजा सईद। हारून आमिर। हसन मुज्तबा। प्रेजेंट सर। ओके हसन। मोइज सलीम। यस सर प्रेजेंट। ओके। मोहम्मद अब्दुल्ला कामरान। यस सर। ओके। मोहम्मद अहमद। जी ठीक है अहमद भाई। आकिब सलीम। फैजान अमीन। जी ठीक है फैजान, थैंक यू। मोहम्मद सलाहुद्दीन। प्रेजेंट सर। उमर महबूब। ओके उमर भाई। उसामा तारिक। साद शिराजी। प्रेजेंट। सैफ अली। सलमान भट्ट। ओके सलमान, थैंक यू। समीर वाहिद। प्रेजेंट सर। ओके समीर। सना हमीद। सना हमीद हैं। सरफराज फिदा। यस सर। ओके सरफराज। शाहजीन शाहजीन अहमद। शानजे अंजुम। जी ठीक है बेटा। शाहजेब सरवर। शाहजेब तो मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है शाहजेब। शराज अली। ठीक है जिशान भाई, आपका लगा देते हैं अटेंडेंस, बस आपका नाम आने वाला है। ओके जी, शाहजेब के बाद शिराज। शिराज अली हैं? आई गेस नहीं है।
सैयद नकी हैदर, जी ठीक है, नकी। तलहा फारूक, जिशान इश्तियाक, जी ठीक है, जिशान। जिशान रियासत भी है। और जुबैर मोहम्मद, ओके जी। अब किसी बच्चे की अटेंडेंस मिसिंग है तो वो हैंड रेज कर दें सारे, ताकि हम उनके अटेंडेंस अभी लगा दें। हमजा, हमजा, हमजा सईद, जी हमजा, हो गई आपकी अटेंडेंस, ठीक है, ओके। ओके जी, गिव मी कपल ऑफ मिनट्स, मैं जरा दूसरी डिवाइस से लॉगिन हूँ। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। लास्ट टाइम हमने एक डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स डिस्कस किए थे, जिन्हें हमने कंप्यूटेशनल ग्राफ का नाम दिया था। और हमने देखा था कि कंप्यूटेशनल ग्राफ्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल टू स्टडी द कंप्यूटेशंस इन ए न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क में हमें पता चला था कि जो कंप्यूटेशंस हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन टू पासेस या टू फेजेस। और उसमें जो एक पास है जो उसे हम फॉरवर्ड पास कहते हैं या फॉरवर्ड प्रोपेगेशन कहते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड पास या फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। और इस पास में हम आउटपुट ऑफ नेटवर्क कैलकुलेट करते हैं, और चूंकि लॉस जो है वो भी सॉर्ट ऑफ आउटपुट होता है, क्योंकि ये हमने वाई हैट अगर कैलकुलेट किया तो लॉस भी इसी पे कैलकुलेट होना, तो लॉस भी हम फॉरवर्ड पास में कैलकुलेट करते हैं। जो
दूसरी कंप्यूटेशंस हैं इस किसी भी न्यूरल नेटवर्क के अंदर, उन्हें हम बैकवर्ड प्रोपेगेशन कहते हैं या बैकवर्ड पास कहते हैं। बैकवर्ड प्रोपेगेशन के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि लॉस फंक्शन और हमारे वेट्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या। सो वी ट्राई टू कैलकुलेट रिलेशनशिप between loss and weights, और ये इसे हमने एक नाम दिया था d/dw ऑफ लॉस का। अच्छा, वंस हमें ये रिलेशनशिप पता चल जाए तो उस रिलेशनशिप को फिर हम यूज कर लेते हैं इन ऑप्टिमाइजिंग दीज वेट्स, इन वेट्स की ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और ऑप्टिमाइजेशन के लिए फिर हम यूज करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, और ग्रेडियंट डिसेंट आपको याद होगा कि एल्गोरिथम जो था वो था कि कोई भी वेट जो है इट इज अपडेटेड एज वेट माइनस लर्निंग रेट इनटू ये जो हमने रिलेशनशिप कैलकुलेट किया था, दिस रिलेशनशिप। अच्छा, ये हमने फिर जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास है ये हमने लास्ट टाइम यूज किया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए, और हमने एक एग्जांपल ली थी जिस पर्टिकुलर केस में लॉजिस्टिक रिग्रेशन के हमारे पास 2 वेट्स थे। तो मैं ब्रीफ सा ओवरव्यू उसका भी दे देता हूँ। हमारे पास जो कंप्यूटेशन है उसमें हम z कैलकुलेट करते हैं विच इज w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस b, और इस z को फर्दर हम इससे कैलकुलेट करते हैं अपना y हैट, और हमने y हैट को कहा था कि हम y हैट को एक्टिवेशन कहा करेंगे अब a विच इज इक्वल टू सिग्मॉइड ऑफ z। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए हमने अपना कंप्यूटेशनल ग्राफ प्रिपेयर किया था। So that was like z is equal to w1 x1 plus w2 x2 प्लस b। इसमें इनपुट्स मैं सिर्फ 3 दिखाऊंगा क्योंकि x1 और x2 का हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो आपने सिर्फ ये अज्यूम करना है कि वो इम्प्लिसिटली इधर मौजूद हैं। मेनली हम इंटरेस्टेड हैं w1 w2 और बायस में। अच्छा, ये z जो है इससे फर्दर फिर हमने कैलकुलेट की थी अपनी एक्टिवेशन विच इज एक्चुअली आर y हैट विच इज सिग्मॉइड ऑफ z। और इस सिग्मॉइड ऑफ z से हमें जो एस्टिमेट मिला था वो हमने लॉस फंक्शन को पास किया था, हमने नेगेटिव लॉग लॉस स्टडी किया था, तो नेगेटिव लॉग लॉस में सॉरी हमने ये एक्टिवेशन और अपने एक्चुअल लेवल पास किए थे विच गेव अस द डिस्टेंस बिटवीन द एस्टिमेट्स एंड ग्राउंड ट्रूथ। तो ये हमारा फॉरवर्ड पास था। तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, फॉरवर्ड पास में हमने क्या कैलकुलेट किया, आउटपुट कैलकुलेट किया और लॉस कैलकुलेट किया। अच्छा, उसके बाद हमने इसी कंप्यूटेशनल ग्राफ को यूज करते हुए बैकवर्ड प्रोपेगेशन की थी जिसमें हमने ये रिलेशनशिप फाइंड करने थे। तो हमने इसमें जब बैक प्रॉप किया था was समथिंग लाइक दिस। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया था d/dz ऑफ लॉस, और ये हमने जब पूरी कंप्यूटेशन की थी इट turned out to be equal to minus y over a plus 1 minus y into 1 minus a। ठीक है, देन हमने फिर बैक प्रोपेगेशन को फर्दर एक्सटेंड किया था एंड उसके बाद हमने कैलकुलेट किया था d/dz ऑफ a। ठीक है, एंड इस केस में मैंने आपको बताया था कि सिग्मॉइड का डेरिवेटिव जो है इट इज डिफाइंड एज सिग्मॉइड ऑफ z इनटू 1 माइनस सिग्मॉइड ऑफ z।
क्योंकि हमारे केस में ये सिग्मॉइड ऑफ z जो है इट इज एक्चुअली इक्वल टू a, तो मैंने इसकी जगह a और इसकी जगह 1 माइनस a लिख दिया था, और दिस डेरिवेटिव टर्न्ड आउट टू बी a इंटू 1 माइनस a। ठीक है, और फ्रॉम दिस पॉइंट फिर हमने इंडिविजुअल वेट्स के साथ रिलेशनशिप फाइंड किया था z का। So we calculated d by dw1 of z, d by dw2 of z, and d by db of z। और ये डेरिवेटिव हमने देखा था कि अगर w1 था तो बाकी कांस्टेंट टर्म्स कैंसिल हो गई थी और इट वाज x1। This guy turned out to be x2 and this guy turned out to be, ये दोनों कांस्टेंट हैं, 1। From that point onwards the relationship was pretty easy to calculate using the chain rule of derivatives, and chain rule of derivative ने हमें बताया था कि जी आपका d by dw1 of loss is actually equal to d by dz of dw1 multiplied by d by dz of a multiplied by d by dA of loss। Similarly हमारे दूसरा वेट जो था that was almost same, सिर्फ उसमें ये टर्म डिफरेंट थी। और उसके बाद हमारे पास बायस थी, d by db of loss equal to d by dp of z into dA over dz into d by dA of f। इस पॉइंट पे हमने नोट किया था कि कोई एक चीज जो है वो हम हर डेरिवेटिव में कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी दिस एंटिटी। हमने इस एंटिटी का नाम रखा था dz। ठीक है, और हमने कहा था जी कि बजाय आप हर वेट को का जो डेरिवेटिव निकालना है आपने इंडिविजुअली, आप ये कॉमन पॉइंट जो है ये dz निकालें और उसके बाद इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आपके डेरिवेटिव आ जाते हैं। तो सो वी नेम दिस गाय dz, और हमने जब कैलकुलेट किया था इट टर्न्ड आउट कि जी dz इज इक्वल टू a माइनस y। ये a माइनस y आपको याद है या ये मुझे दोबारा बताने की जरूरत है? इज इट क्लियर कि ये a माइनस y कैसे आया था? जी हेलो हेलो, या तो क्लियर है या नहीं क्लियर, इसमें तो कोई ग्रे एरिया है ही नहीं। सर बता दे। ओके ओके, तो हमने एक्चुअली सॉल्व किया था, मैं इसके लिए ब्लू पेन यूज करता हूँ। हमने सॉल्व किया था इसको और इसको। ठीक है, इट टर्न्ड आउट कि ये जो माइनस वाई ओवर ए प्लस 1 माइनस वाई ओवर 1 माइनस ए है, हमने आपको याद होगा इसका पहले लिया था एलसीएम 1 माइनस ए माइनस वाई इंटू 1 माइनस ए प्लस ए इंटू 1 माइनस वाई, और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया था तो ये था माइनस वाई प्लस ए वाई प्लस ए माइनस ए वाई। और इसके बाद जब हमने ये dz कैलकुलेट करना था तो dz वाज एक्चुअली इक्वल टू dA ओवर dz मल्टीप्लाइड बाय d लॉस ओवर dA।
और ये हमारे पास था a इंटू 1 माइनस ए, और ये हमारे पास आया था a minus y over a into 1 minus a. This cancelled out, or dz turned out to be a minus y, which I mentioned. So that is how we got this a minus y. अब ये a क्या है? ये हमारे estimates y hat है. ये y क्या है? ये हमारे ground truths यानी actual labels है. ठीक है, हमें पता भी होना चाहिए कि ये a क्या चीज और ये y क्या चीज. ओके, सो दैट इज हाउ वी अचीव्ड a माइनस y. और उसके बाद फिर हम डेरिवेटिव्स जो हैं वो निकालना वाज प्रीटी इजी, और इट टर्न्ड आउट दैट के दिस गाय इज एक्चुअली x1 multiplied by a minus y. This guy turned out to be x2 into a minus y, and this guy was just a minus y. अच्छा, अब हमने जब ये रिलेशनशिप निकाल लिए, रिलेशनशिप निकालने के बाद नाउ वी वर रेडी कि हम इन रिलेशनशिप को यूज कर लें अब ग्रेडियंट डिसेंट में. ठीक है, तो उस ग्रेडियंट डिसेंट में, अच्छा ये एक चीज याद रखें कि ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ एक इमेज के लिए, वन इमेज एग्जांपल के लिए, एक्स और वाई. अभी हमने ये भी डिस्कस करना है कि अगर हम m इमेजेस पे ये कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम उस m इमेजेस पे कैसे डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करेंगे, कैसे उन्हें एवरेज करेंगे. सो विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन लाइक कपल ऑफ मिनट्स. ओके, तो नाउ ग्रेडियंट डिसेंट तो हमें बताइए, w इज अपडेटेड एज w1 माइनस लर्निंग रेट इनटू d बाय d w1 of loss. Now we know what is this. तो इसका मतलब है कि w1 is updated as w1 minus learning rate into ये वाली एंटिटी. ठीक है ना, x1 into a minus y, a minus y. सिमिलरली W2 आप कर लेंगे, और सिमिलरली मैं सिर्फ बायस लिख देता हूँ. बायस इज अपडेटेड एज B माइनस लर्निंग रेट इनटू D बाय dB ऑफ लॉस, और ये हमने रिलेशनशिप कैलकुलेट किया. लर्निंग रेट इनटू दिस रिलेशनशिप इज दिस गाय. ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ A माइनस y. सो अब इसका मतलब है कि अब हम एक एग्जांपल पे इस तरह ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे और हमारे वेट्स और बायस जो हैं वो कन्वर्ज हो जाएंगे. लेकिन अगर हमारे पास m एग्जांपल्स हैं, यानी वी वांट टू डू लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑन m एग्जांपल्स, तो m एग्जांपल के केस में आपको याद होगा कि हमने लॉस जो है, जितने लॉसेस थे उनको सम किया था, तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था विच वाज j. तो हमने कहा था कि JWB इज एक्चुअली इक्वल टू 1 ओवर m सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to m. ये m एक्चुअली क्या है? m है, याद होगा आपको, नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स. ठीक है, ट्रेनिंग एग्जांपल्स. तो दैट इज व्हाट और J was, कि ये J जो है ये लॉस ओवर M एग्जांपल्स है. सिंपल L क्या था? ये लॉस ओवर 1 एग्जांपल था, और जो J था ये कोलेक्टिव लॉस था, यानी ये एवरेज लॉस था ओवर M एग्जांपल. और एवरेज निकालने के लिए हमने पहले सारे लॉसेस सम किए, उसके बाद उन्हें M पे डिवाइड कर दिया. तो इसका मतलब है कि जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑन m एग्जांपल्स में इंटरेस्टेड होंगे तो दिस लॉस इज एक्चुअली गोइंग टू बी j. ठीक है, ये एक चीज हमें पता चली. अब हमने देखना है कि ये जो dw1 है इसका हम क्या इलाज करें. तो ये dw1 जो है इसको भी हमें इसी तरह m एग्जांपल्स के लिए सम करना पड़ेगा. सो इसका मतलब है कि दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी, अच्छा ये इसकी जगह आप डी भी डाल लें, मुझे कोई इतराज नहीं, बस मुझे ये पता चलना चाहिए कि ये आपने
रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट किया, ठीक है। सो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, या हमारे पास और भी वेट्स हो सकते हैं, बायस हो सकती है, लेकिन चूंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं इसलिए बाकी एज अ कांस्टेंट डील होंगे और सिर्फ ये डी W1 जो है ये हमें सर्व करेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी अगेन, हम जो DW1 हमने कैलकुलेट किया था प्रीवियस एग्जांपल में, उस DW1 को m एग्जांपल्स के लिए सम करके उसकी एवरेज ले लेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर DW फॉर m एग्जांपल्स। अच्छा, ये DW1 अगर इस तरह है तो अब आप देख सकते हैं कि ये DW2, DW3, DW4 और बायस जो है वो भी हम इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि हम जो कैट नॉन कैट वाली एग्जांपल सॉल्व करना चाह रहे थे लॉजिस्टिक रिग्रेशन से, उसमें हमारे पास आपको याद होगा कि डायमेंशंस थी 12,288। तो इसका मतलब है कि हमारे पास वेट्स भी उसमें 12,288 थे। हमने जो अपनी टॉय कंप्यूटेशन अभी तक डेवलप की है वो सिर्फ 2 वेट्स के लिए की है, यानी कि W1 और W2 के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इट डजंट मैटर कि ये 1 2 वेट है या 200 है या 2000 है या 2 मिलियन है। एट द एंड ऑफ द डे जो लॉजिक या जो इंट्यूशन हम डेवलप कर रहे हैं ना 2 वेट से, वो n वेट्स पे उसी तरह एप्लीकेबल है जिस तरह वो 2 वेट्स पे एप्लीकेबल है। तो हमने जनरलाइज्ड इसको m एग्जांपल्स के लिए किया और हमारे पास जो सिंगल वेट था वो हमारे पास जो था वो 12,288 डायमेंशंस का था। so that is how we can अब हमने अगर इम्प्लीमेंट करना है अपना ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, तो अब आपको आइडिया होगा कि इस जगह पे हम बजाय इस d/d W1 ऑफ L के d/d W1 ऑफ J यूज कर लेंगे। सो W1 is updated as W1 minus learning rate into, अच्छा यहाँ मैं पार्शियल डेरिवेटिव डालता हूँ, W1 ऑफ, अब लॉस हमारा जो था वो JW था, ठीक है। JW1 W2 B पता नहीं कितने होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इधर W1 लिख रहा हूँ और बाकी के लिए मैं डॉट डाल रहा हूँ। सिमिलरली बायस के लिए जो है, जब आपने इसको अपडेट करना है तो बायस के लिए भी अब आप J फंक्शन यूज करेंगे, J, ठीक है। So that is how we are going to use the gradient descent। अब हमारे पास सारे पीसेस जो है वो अकोमोलेट हो गए हैं। नाउ वी आर इन ए पोजीशन टू डिफाइन द एल्गोरिदम, जो एल्गोरिदम फिर हम पाइथन के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो हम कैट और नॉन कैट इमेजेस को क्लासिफाई कर सकेंगे। सो लेट्स नाउ राइट इट इन एन एल्गोरिदम फॉर्म, ठीक है। तो हमने जो एल्गोरिदम डेवलप किया है, नाउ वी आर गोइंग टू राइट इट। सो हमारे पास ये आपको याद होगा कि m एग्जांपल थी, तो इसका मतलब है कि हम एक फॉर लूप ले लेंगे। अच्छा, ये एल्गोरिदम जो है ये भी नाइव है, इसमें हम एफिशिएंसी पे गौर नहीं कर रहे। ये अभी हम इसको डेवलप करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि यार इस एल्गोरिदम में हम क्या ऐसे काम करें कि ये एल्गोरिदम जो है ये ऑप्टिमाइज भी हो, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ एक एल्गोरिदम डेवलप कर रहे हैं विच कैन बी रेडीली इम्प्लीमेंटेड इन पाइथन फॉर सॉल्विंग कैट नॉन कैट प्रॉब्लम। और उसमें हम सारे पोर्शन जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो रखेंगे। हम उसमें फॉरवर्ड प्रोपेगेशन भी रखेंगे, बैकवर्ड प्रोपेगेशन भी रखेंगे, और उस बैकवर्ड प्रोपेगेशन को यूज करते हुए हम उसमें ग्रेडियंट डिसेंट भी परफॉर्म करेंगे। ओके, सो जो हम चीज फाइंड करना चाह रहे हैं वो है लॉस। ये जो DW है डेरिवेटिव ऑफ वेट, हमने चूंकि 2 वेट लिए थे मैं इसलिए 2 ही लिख देता हूं, और उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ
बायस, ठीक है। ये dw1 क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ w1 विद रिस्पेक्ट टू j है। ये dw2 क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू j है, एंड सिमिलरली दिस बायस। ओके, अब हमारे पास चूंकि m एग्जांपल है, हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं। फॉर i इन m, पाइथन का फॉर लूप इस तरह होता है, ठीक है। यहाँ रेंज m होगा, लेकिन आपको आइडिया होगा कि मैं ये m तक चला रहा हूँ। m क्या है, m हमारे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस है, टोटल ट्रेनिंग इमेजेस, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड पास करेंगे। लेट्स डू फॉरवर्ड पास। तो फॉरवर्ड पास में आपको याद होगा, सबसे पहले हम z कैलकुलेट करते थे। zi इज इक्वल टू w ट्रांसपोज xi, ये ith इमेज है, xi इज द ith इमेज, प्लस b यानी बायस, ठीक है। अच्छा, अब ये जब हमारे पास z आ जाएगा तो इससे हम एक्टिवेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पे सिग्मॉइड अप्लाई करके। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे a ऑफ i विच इज इक्वल टू सिग्मॉइड ऑफ zi। तो ये zi जो है, ये मैंने यूज किया इस जगह पे। अच्छा, अब मेरे पास a भी आ गया, तो अब अगला काम जो है वो मैंने लॉस कैलकुलेट करना है। तो मैंने चूंकि लॉस m एग्जांपल के लिए कैलकुलेट करना है, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं इस फॉर लूप में पहले सारा लॉस जो है वो जमा कर लेता हूं, आखिर में इसको m पे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास एवरेज लॉस निकल आएगा। तो मैं इधर लिखता हूं j प्लस, यानी कि जब तक ये लूप चलेगा जितना भी लॉस निकलता जा रहा है वो इस j में जमा होता जाएगा, बाद में हम इसको m पे डिवाइड कर लेंगे। तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग लॉस। तो अब आप लोगों को जुबानी याद हो गया होगा, y ऑफ i यानी ये ith एग्जांपल का लेबल इनटू लॉग ऑफ एक्टिवेशन, लॉग ऑफ a ऑफ i। ये कौन सा a है, ये जो हमने इधर कैलकुलेट किया, ठीक है, प्लस 1 माइनस y ऑफ i इनटू लॉग ऑफ 1 माइनस a ऑफ i। तो ये एग्जैक्टली वही चीजें हैं जो हमने पढ़ते आ रहे हैं, बस अब मैं इनको एक एल्गोरिदम में लिख रहा हूं ताकि हम इस एल्गोरिदम को पाइथन में इंप्लीमेंट कर सके। दैट इज व्हाट वी वांट टू डू। ओके, अच्छा, अब इस पॉइंट तक अगर आप नोट करें तो हमारा फॉरवर्ड पास कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फॉरवर्ड पास में हम आउटपुट कैलकुलेट करते हैं और लॉस कैलकुलेट करते हैं। अब हमने स्टार्ट करना है बैकवर्ड पास। बैकवर्ड पास में आपको याद होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थी वो थी ये dz की, क्योंकि ये z निकल आता तो उसके बाद ये dw1 और dw2 और db निकालना बड़ा आसान था। तो हम पहले निकाल लेते हैं dz। सो द dz ऑफ i इज इक्वल टू, ये आपको याद होगा कि a माइनस y के बराबर था, ठीक है ना, हमने प्रूव किया था। ये a कौन है, ये यही एक्टिवेशन है। ये y कौन है, ये यही y यानी आपका ग्राउंड ट्रूथ है। सो द dz इज इक्वल टू a रेज टू पावर i माइनस y रेज टू पावर i। अच्छा, अब आपने इस dz को यूज करते हुए dw1, dw2 और db निकालने हैं, विच शुड बी प्रीटी इजी। नाउ हम क्या करते हैं, ये dw1 और हमने चूंकि एवरेज निकालनी है m एग्जांपल्स के लिए, ये काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले फॉर लूप में ये सारा कुछ सम कर लूंगा, आखिर में इसको भी m पे डिवाइड कर दूंगा। तो मैं एग्जैक्टली यही काम करने लगा हूं इधर। dw1 प्लस इज इक्वल टू, ये याद रखें ये सारा कुछ जो है ये फॉर लूप के अंदर है। तो dw1 प्लस इज इक्वल टू x1 ऑफ i इनटू dz ऑफ i, ठीक है। ये कैसे आया, ये आपको याद होगा कि ये ऐसे आया, ठीक है। सिमिलरली जब मैं dw2 लिखूंगा तो वो ऐसे आया, जब मैं db लिखूंगा तो वो ऐसे आया, ठीक है।
So dw2 plus is equal to x2 of I dz of I db plus is equal to dz of I. ओके, अब यहां तक हमारे सारी कैलकुलेशन कंप्लीट होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लूप से बाहर आएंगे और इनकी एवरेज निकाल लेंगे। तो अब मैं लूप से बाहर आ गया हूं, यानी अब फॉर लूप इधर खत्म हो गया। ठीक है, जब फॉर लूप इधर खत्म हुआ तो उसके बाद j इज इक्वल टू j डिवाइडेड बाय m। मैं ये सारे एक लाइन में लिख रहा हूँ। ठीक है, dw1 इज इक्वल टू dw1 डिवाइडेड बाय m, dw2 is equal to dw2 divided by m, and db is equal to db divided by m। तो अब आप अगर गौर करें तो ये सारी कैलकुलेशन क्या है, ये हमारा बैकवर्ड पास है, बैकवर्ड पास। और बैकवर्ड पास हम इतनी इजीली क्यों इंप्लीमेंट कर लिया, क्योंकि हमने जब कंप्यूटेशनल ग्राफ यूज किया तो हमें ये सारे रिलेशनशिप्स बड़े क्लियर हो गए। अब हमने सिंपली इन रिलेशनशिप्स को इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, ओके। अब जब ये बैकवर्ड पास कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास dw1 dw2 और db आ जाएंगे, तो अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो हमने करना है ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, तो अब ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो इंप्लीमेंट करना शुडंट बी डिफिकल्ट नाउ। क्यों? क्योंकि वो हमें आता है, विच इज w1 इज इक्वल टू w1 माइनस, हम अज्यूम कर लेते हैं लर्निंग रेट हमने रखा है 0.01। ठीक है, स्टेप साइज, इसको स्टेप साइज भी कहते हैं, लर्निंग रेट भी कहते हैं, जो आपका दिल कह लें, इनटू dw1। ये जो dw1 हमने कैलकुलेट किया। Similarly, W2 is equal to W2 minus learning rate into dW2। कौन सा dW2? ये जो हमने कैलकुलेट किया। Similarly, bias is equal to B minus learning rate into dB। कौन सा dB? ये जो dB हमने कैलकुलेट किया। तो इस तरह हमारा जो ग्रेडियंट डिसेंट पोर्शन है वो हमने ऐसे एग्जीक्यूट किया। तो ये हमारा सॉर्ट ऑफ एक नाइव सा एल्गोरिदम बन गया है, जिसमें हम फॉरवर्ड पास कर रहे हैं, बैकवर्ड पास कर रहे हैं और ग्रेडियंट डिसेंट कर रहे हैं। इस एल्गोरिदम से रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इस एल्गोरिदम में की कॉस्ट क्या है और हम किस तरह इस एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? अगर कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में है तो प्लीज आस्क। कोई क्वेश्चन नहीं? भाई जाग रहे हैं ना आप सारे, सो तो नहीं रहे? यस सर, जाग रहे हैं। बस मुझे यकीन दहानी करवा दिया करें कि हम जाग रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे तो ये पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। मुझे आप पता नहीं कि आपको सुनने में कितनी बोरियत फील होती है। आई कैन नॉट इमेजिन। तो इसलिए मैं आपसे थोड़ा थोड़ा वक्फे बाद पूछ लेता हूँ, कोई हाँ ना कर दिया करे ताकि मुझे तसल्ली हो कि यार मैं मोनोलॉग नहीं कर रहा। मोनोलॉग क्या होता है वैसे, भला बताएं, कोई बता सकता है मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग, डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। डायलॉग क्या होता है? दोनों तरफ से बातचीत। कन्वर्सेशन है। हाँ, जिसमें दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो। तो मोनोलॉग क्या होता होगा? जो बंदा अपने आप से बातें कोई एक करता ही है। बोल रहा है। तो आई डोंट वांट टू डू मोनोलॉग एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको ना बीच में क्वेश्चन पूछ के जरा यकीन दहानी हासिल करता हूँ कि भाई आप सुन भी रहे हैं और सो नहीं रहे हैं। ठीक, चले गुड, जबरदस्त। अच्छा जी, अब हम इसको देखते हैं कि इस एल्गोरिदम की कॉस्ट क्या है। एक तो इसमें ये फॉर लूप है, ठीक है ना।
अच्छा, इसमें अगर आप नोट करें ना तो इस जगह पे एक इम्प्लिसिट फॉर लूप भी है। वो कैसे? वो ऐसे कि इस एग्जांपल में हमने कितने वेट लिए हैं? 2, W1 और W2। लेकिन आपको याद होगा कि जब मेरी कैट नॉन कैट की एग्जांपल थी उस केस में मेरे पास थे 12,288 वेट्स। मैंने तो इधर सिर्फ 2 वेट्स लिए। इसका मतलब है कि एक तरीका तो ये है कि मैं इधर लिखना शुरू कर दूं W1, W2, W3, W4 अप टू W 12,288। लेकिन हम एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट हमें पता है कि यार इस काम को करने का एक ज्यादा बेहतर तरीका भी है, और वो तरीका है फॉर लूप। ठीक है ना? तो मैं कह सकता हूं जी कि इधर भी एक फॉर लूप है, फॉर i इज इक्वल टू 1 to nx। ये nx क्या था? ये nx जो है आपको याद होगा कि हमारे इमेज की डायमेंशंस थी। और उसके बाद फिर मैं इस लूप के अंदर हर वेट जो है उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है? तो यानी इस पॉइंट पे हमें अभी तक 2 फॉर लूप तो नजर आने शुरू हो गए। एक ये फॉर लूप और एक ये जो मैंने इम्प्लिसिट फॉर लूप आपको दिखाया। अच्छा, एक चीज जो नोट करने की है वो ये है कि इस केस में हमने m एग्जांपल्स को एक दफा ट्रेवर्स किया। लेकिन हम जब न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि हम डाटा सेट जो है न्यूरल नेटवर्क को 2 दफा दे दें, 3 दफा दे दें, 4 दफा दे दें या 1000 दफा दे दें। इसे हम न्यूरल नेटवर्क्स की जुबान में कहते हैं इपोक्स। ठीक है? यानी जब एक दफा न्यूरल नेटवर्क m एग्जांपल्स देख लेता है तो उसे हम कहते हैं यार ये एक इपोक कंप्लीट हो गया। जब वो दूसरी दफा देख लेता है तो फिर 2 इपोक कंप्लीट हो गए। तो इस केस में हम सिर्फ एक इपोक कर रहे हैं। फर्ज करें कि मैं अगर 100 इपोक्स करना चाहता हूं तो उसके लिए क्या तरीकेकार है? उसके लिए डेफिनेटली मुझे यहाँ एक और फॉर लूप देना पड़ेगा, फॉर j इन नंबर ऑफ इपोक्स, जितने मैं इपोक्स करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब है कि दिस टर्न्ड आउट टू बी अनदर फॉर लूप, उसके अंदर एक और फॉर लूप, उसके अंदर एक फॉर लूप। सो दिस इज गोइंग टू बी, फर्ज करें नंबर ऑफ इपोक्स जो हैं वो अगर k हैं तो इसकी कंप्लेक्सिटी है O ऑफ k m n। ठीक है ना? तो ये सॉर्ट ऑफ ON क्यूब बन गया। अब ये ON क्यूब एल्गोरिदम जो है ना ये को बहुत अच्छे नहीं होते, मतलब ये मुसीबत होते हैं, मुसीबत। इनको आप चलाएं और उसके बाद आप सो जाएं, सो के उठेंगे तो तब भी ये चल ही रहे होंगे। सो वी काइंड ऑफ डोंट लाइक दीज गाइस। सो व्हाट कैन वी डू? तो हमारे पास फॉर्चुनेटली एक बड़ी अच्छी और जबरदस्त टेक्निक है जो हमें हेल्प करती है कि हम अपना ये जो हमने एल्गोरिदम लिखा है इसको ऑप्टिमाइज कर सकें। और उस टेक्निक को हम कहते हैं वेक्टराइजेशन। ठीक है? उस टेक्निक को हम कहते हैं वेक्टराइजेशन। वेक्टराइजेशन जो है इसकी खास बात ये है, मतलब ये है क्या? इट्स द आर्ट ऑफ गेटिंग रिड ऑफ फॉर लूप्स। तो अगर मैं इसको लिखूं, वेक्टराइजेशन इज द आर्ट ऑफ गेटिंग rid of for loops in a code। तो हमने अगर अपना ये कोड वेक्टराइज करना हो तो कैसे करेंगे पहले? लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि वेक्टराइजेशन होती क्या है। अब मैं ना इधर 2 कोड लिखता हूं, बल्कि मैं अगले पेज पे लिखता हूं। 2 इक्विवेलेंट कोड्स हैं, सेम काम कर रहे हैं, और हम ऐसा करते हैं, हम जानी पहचानी कोई इंस्ट्रक्शन, हाँ हम फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, z इज इक्वल टू w डॉट x। ये याद है ना कि डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट जब भी होनी है इधर ट्रांसपोज ऑटोमेटिकली हो जाना। मैंने यहाँ डॉट प्रोडक्ट के लिए इसलिए डॉट लगा दिया। ठीक है? ये हमेशा से हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं, तो हम इसी को अपनी एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। तो फर्ज करें मैं इसका अगर नॉन वेक्टराइज्ड पाइथन का कोड बनाऊं तो वो क्या, वो होगा समथिंग लाइक जी के जैसे मैंने पहले जे लिया था, मैंने यहाँ जेड ले लिया,
उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इनकी जो भी डायमेंशन थी दोनों की nx तक थी ना, फॉर i इन nx, यहाँ हम वैसे रेंज का फंक्शन यूज कर लेते होते हैं पाइथन में, रेंज nx z प्लस इज इक्वल टू w ऑफ i मल्टीप्लाइड बाय x ऑफ i। ठीक, ये क्या है, ये है जी वेक्टराइज्ड एडिशन, और आखिर में आपने बायस जमा करनी है, तो इस z के अंदर आप बायस जमा कर लें, तो ये नॉन वेक्टराइज्ड एडिशन है। अब वेक्टराइज्ड एडिशन क्या है, पाइथन में वेक्टराइजेशन के लिए हम ना एक लाइब्रेरी यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं numpy। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें numpy इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हम कहते हैं जी इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, उसके बाद हम z कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा ही आसान है, z इज इक्वल टू np डॉट डॉट, ये जो डॉट में लिख रहा हूं ना, ये एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए, w पास कर दूं, x वेक्टर पास कर दूंगा, बायस पास कर दूंगा, बस डॉट प्रोडक्ट निकल आएगा। तो ये दोनों इक्विवेलेंट कोड्स हैं पाइथन में, एक नॉन वेक्टराइज्ड कोड है और एक वेक्टराइज्ड कोड है। अच्छा, अब अगर आप एज अ लेमैन देखें तो भी आपको पता चलता है कि यार ये जो कोड है इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कुछ ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कम है। का मतलब है कि ये कुछ ना कुछ एफिशिएंट तो हो गई, क्या ख्याल है? अब मेरा आपसे सवाल ये है, आपके ख्याल में वेक्टराइज्ड एडिशन जो है हमारे कोड का, ये नॉन वेक्टराइज्ड से कितना ज्यादा एफिशिएंट होगा? 100%, 50%, 200% और मोर? कितने लोग समझते हैं कि वेक्टराइज्ड numpy के बारे में एक दफा बता देना, फिर उसके अलावा फिर कैसे इसकी एक्शन हाँ बता सकते हैं? हाँ, हम numpy जो है ना, इसको हम, ये एक्चुअली है n डायमेंशनल अरेज। ठीक है ना, n डायमेंशनल अरेज, और n डायमेंशनल अरेज को हमने बड़ा प्यारा सा नाम दिया था, टेंसर्स। ठीक है, तो पाइथन में अगर आपने n डायमेंशनल अरेज यूज करनी है तो आप numpy यूज करते हैं, numpy लाइब्रेरी है। ठीक है, तो और वेक्टराइजेशन के लिए भी हम numpy को यूज करते हैं। ओके, अब मैं अपने टेंसर की भी है क्या चीज, दोबारा पूछो बेटा। सर, टेंसर की बजाते खुद लाइब्रेरी नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। numpy जो है ना, ये हम यूज करते हैं सीपीयूज पर। ठीक है, जो टेंसर है ना, ये है जो जैसे टेंसर फ्लो और पाईटॉर्च है ना, ये लाइब्रेरी जो टेंसर्स की है ये उनके अंदर यूज होती है। ठीक है, यानी ये स्पेशलाइज्ड है फ्रेमवर्क टू फ्रेमवर्क। लेकिन numpy की खास बात ये है कि इसको आप चाहे सीपीयू पे यूज कर लें चाहे जीपीयू पे यूज कर लें, और ये सबसे ज्यादा वेल नोन है और ये ओपन सोर्स है। सबसे खास बात ये है, तो numpy का सोर्स कोड जो है वो आपको गिटहब पे रेडीली अवेलेबल मिलता है, और ये सारी रिसर्च कम्युनिटी ने मिल के डेवलप की है। जबकि जो टेंसर्स की लाइब्रेरी है, अगर वो टेंसर फ्लो में टेंसर हैं तो वो गूगल ने बनाए हैं, अगर वो पाईटॉर्च में है तो वो फेसबुक ने बनाए हैं, और अगर वो एनएलटीके में है तो वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं। वो आपको कोड नहीं बताएगी उसका कि वो कैसे काम करते हैं, लेकिन numpy ओपन सोर्स है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का आइडिया हो गया थोड़ा सा आपको? यस सर। ओके गुड। ओके, सो क्वेश्चन, वेक्टराइज्ड कोड कितने परसेंट फास्ट होगा नॉन वेक्टराइज से? कितने लोग समझते हैं 100%? हैंड रेज करें, आपने हैंड रेज करना। अच्छा, कितने लोग समझते हैं 50%? ओके, अच्छा जी, कितने लोग समझते हैं 200%? ओके जी, अब ये मेरे पास 5 वोट्स आए थे। अब उन लोगों ने वोट देना है जो समझते हैं कि वेक्टराइज्ड कोड जो है वो 200% फास्ट होगा।
कोई है ऐसा बंदा जो समझ चाहिए? अच्छा, यानी कि आप 100% से ज्यादा लेवरेज देने को तैयार नहीं हो। जब 200% पे कोई नहीं वोट दे रहा तो मेरा ख्याल मोर पे भी कोई वो वोट नहीं देगा बाहर बात, या मोर पे कोई आया और किसी ने वोट देना है। ओके गुड। सो लेट्स, हम ऐसा करते हैं, हम ये कोड जो है ना दोनों पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि यार ये कितना का डिफरेंस है। ठीक है, सो मैं ये वाला शेयर जो है आई विल बी क्लोजिंग इट, और अब मैं जो अपना एक दूसरा शेयर है, हम इसके लिए ना गूगल कोलैब यूज करेंगे और उसमें ये दोनों पीस ऑफ कोड इंप्लीमेंट करके देखेंगे इन दोनों में कितना का डिफरेंस है। तो आई विल बी क्लोजिंग दिस शेयर नाउ। ओके जी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है मुझे सुन पा रहे होंगे। यस जी सर। सर। यस, जबरदस्त। ओके जी, इस टाइम आपको एक गूगल कोलैब की जुपिटर नोटबुक नजर आ रही होनी चाहिए। यस सर। जी सर, आ रही है ना सर। जबरदस्त जबरदस्त हो गया। अच्छा, गूगल कोलैब का ना मैं इंट्रो एक वैसे भी दे दूंगा, अभी हम सिर्फ सिर्फ इसको ना यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो डोंट वरी के जी ये क्या है और कैसे करते हैं एंड सो ऑन। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को जो भी मैंने बात की है ना वेक्टराइजेशन वाली वो दिखा रहा हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम अपने जितने भी कोड्स वगैरह है ना वो सारे गूगल कोलैब पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका अगर इंट्रो चाहिए होगा तो इसका एक इंट्रो भी ब्रीफ सा मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है, तो ओके जी, ये हमने numpy इंपोर्ट की, और चूंकि मैं टाइम देखना चाहता हूं दोनों के दरमियान तो इसलिए मैंने ये टाइम इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। ओके जी, एग्जीक्यूट हो गए। अब मैं ऐसा करता हूं कि 1 मिलियन मेंबर्स की दो अरे बना लेता हूं। तो ये 1 मिलियन है, मैंने दो वेक्टर्स बना लिए। ये वेक्टर ए है, इसे आप समझ लें जी ये वेट वेक्टर है। ये वेक्टर बी है, इसे आप समझ लें कि ये एक्स है। तो मैंने 1 मिलियन का ए वेक्टर बनाया और 1 मिलियन का बी वेक्टर बनाया। ठीक है, अब मैं इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगा। पहले मैं डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगा वही जो हमारा देसी तरीका था, यानी कि नॉन वेक्टराइज तरीका था, कि मैंने एक फॉर लूप लिया, उस फॉर लूप को ये 1 मिलियन तक एग्जीक्यूट किया। ये सी जो है ना इसमें ये प्लस करता गया, क्योंकि यहाँ बायस नहीं है तो इसलिए मुझे नीचे कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं। तो असेंशली हम पहले डॉट प्रोडक्ट इस तरह लेंगे, फिर उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है वो इसी काम को जो है ना वो वेक्टराइज तरीके से करने की कोशिश करेगा। सो लेट्स डू दैट नाउ। अब हम पहले ये दो वेक्टर्स तैयार करते हैं, दोनों की डायमेंशन जो है वो 1 मिलियन बाय 1 है। ठीक है, ओके, सो नाउ वी हैव टू वेक्टर्स। अब हम देखते हैं कि ये मिलियन बाय मिलियन की जो डॉट प्रोडक्ट है वो नॉन वेक्टराइज्ड कोड कितनी देर में निकालता है इन मिली सेकेंड्स। लेट्स सी। ओके, सो इट टुक अप्रोक्सीमेटली 653 सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स यूज किए हैं हमारे नॉन वेक्टराइज्ड कोड में। ओके जी, अब हम देखते हैं कि हमारा जो वेक्टराइज्ड कोड है अगर वो 100% अच्छा है तो उसे कोई 300 मिली सेकेंड के अंदर ये काम कर देना चाहिए। ठीक है, वाह, ये क्या है?
हाँ जी, सर ये तो मोर से भी मोर है। आप लोग तो यार 100% कह रहे थे, ये 200 टाइम्स ज्यादा फास्ट है। यानी अगर 3 का 100 टाइम्स करूं तो क्या होगा, 300 मिली सेकेंड, और 300 का दोबारा डबल करूंगा तो 600, यानी 600 मिली सेकेंड होते हैं। तो ये फिर यहाँ 600 आता, तो इसका मतलब है कि ये 100% नहीं, ये 200 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट। आई वॉन्ट यू गाइज टू अप्रिशिएट दिस एफिशिएंसी। अप्रिशिएटेड सर। कर रहे हैं अप्रिशिएट। जी सर तो बिल्कुल। यस सर, हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, तो अच्छा, अब यहाँ ना एक हम ना शक का फायदा भी दे सकते हैं। हम समझते हैं हो सकता है पहली बार यार इसने इतना टाइम ले लिया और ये इसने ले लिया हो। अब हम ये करते हैं कि अब हम ना एवरेज लेते हैं कि ऑन एवरेज ये कोड कितना टाइम लेता है और ऑन एवरेज वेक्टराइज्ड कोड कितना टाइम लेता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ना ये जुपिटर की एक कमांड है वो यूज कर रहा हूँ, इसे टाइम इट कहते हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। बस ये करती है कि ये मल्टीपल टाइम्स कोड को एग्जीक्यूट करती है और आपको एक एवरेज टाइम कम्युनिकेट करती है। लेट्स सी व्हाट इज द एवरेज टाइम फॉर नॉन वेक्टराइज्ड एडिशन। ओके जी, ऑन एवरेज नॉन वेक्टराइज्ड एडिशन जो है ना वो 535 मिली सेकेंड लेता है, ठीक है। और इसने ये 5 दफा चलाया है और 5 दफा की एवरेज 535 है। अब हम देखते हैं कि हमारा वेक्टराइज्ड कोड जो है वो ऑन एवरेज कितना टाइम लेता है। ओके, नाउ वी सी। ओके जी, ये ऑन एवरेज 1.77 मिली सेकेंड लेता है, ठीक है सर ये तो और कम हो गया। जी। देखिए अब एवरेज आपको ज्यादा अच्छी पिक्चर दिखा रही है, ठीक है। पहले हम कह रहे थे 200 गुना, तो ऑन एवरेज दिस कोड इज, ये 500 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है ना इससे। सो दैट इज व्हाई वी लव टू डू वेक्टराइजेशन, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ एक क्वेश्चन है बड़ा सादा सा, वेक्टराइजेशन कोड एफिशिएंट है क्यों? सर परफॉर्मेंस से तो लग रहा है। नहीं, एफिशिएंट तो है। देखें अब तो आपको शक नहीं होना चाहिए यार, अब तो मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दिया कि एक वेक्टराइज्ड वर्जन है। और आप ये भी नहीं कह सकते यार ये दोनों फर्क काम कर रहे हैं। देखें इधर भी जवाब यही आ रहा है और इधर भी जवाब यही आ रहा है। अब शक की गुंजाइश तो इसमें नहीं है, ठीक है ना। वैल्यू तो हम सेम ही कैलकुलेट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट तो सेम है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये एफिशिएंट क्यों है? व्हाई इज वेक्टराइज्ड कोड more efficient? That is what I am trying to ask. तुक्का लगा दें कोई भी अंदाजा। सर पैरेलल एग्जीक्यूशन की वजह से। छा गए हैं यार, आपने क्या जबरदस्त जवाब दिया, पैरेलल एग्जीक्यूशन। देखें आइडिया ये है कि ये जो फॉर लूप है ना, ये होता है सिंपल फेच डिकोड एग्जीक्यूट। ये दो वैल्यू लेगा, उन्हें सीपीयू को देगा, सीपीयू इनको मल्टीप्लाई करेगा, इसमें जमा कर देगा, फिर अगला फिर अगला फिर अगला। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में सीपीयू का सिर्फ एक थ्रेड यूज हो रहा है, ठीक है। जबकि ये जो वेक्टराइज्ड कोड है ना नमपाई का वेक्टराइज्ड कोड क्या करता है कि ये जितनी अवेलेबल कोर्स है ना, ये एक्चुअली यूज करता है, हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सिम्ड इंस्ट्रक्शंस, SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा। सिम्ड क्या करता है कि ये जितनी अवेलेबल कोर्स है ना, ये डाटा को डिवाइड करता है, उन सारी कोर्स पे प्लेस करता है और सिर्फ सिंगल इंस्ट्रक्शन उन कोर्स को दे देता है। अब फर्ज करें आपका जो सीपीयू है उसमें एक्चुअली 16 कोर्स है, तो वो इस पूरी 1 मिलियन अरे को 16 पोर्शंस में डिवाइड करेगा।
हर कोर को वो डेटा दे देगा और उनको सिंगल इंस्ट्रक्शन पास करेगा कि इनकी डॉट प्रोडक्ट लो। सिंगल इंस्ट्रक्ट जब पैरेलल कोर सारा कुछ पैरेलल में कैलकुलेट करेंगी, एक कोर उस सब को एग्रीगेट करके आपको रिजल्ट दे देगी। दैट इज व्हाई दिस वेक्टराइजेशन इज hundreds of times faster than the non vectorized addition। ठीक है, और अभी तो ये सीपीयू है, सीपीयू में मैं 16 कोर कह रहा हूं। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि हम न्यूरल नेटवर्क में जीपीयू यूज करते हैं। ठीक है, और जीपीयू में हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ कोर्स होती है। ठीक है, तो अगर आप वेक्टराइज्ड कोड जीपीयू पे चलाएं तो नाउ यू कैन इजीली इमेजिन कि ये आपको थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स एफिशिएंट एग्जीक्यूशन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इसीलिए हम न्यूरल नेटवर्क्स जब भी इंप्लीमेंट करते हैं तो वी लव टू डू वेक्टराइजेशन, एक चीज। और अगर हमारे पास जीपीयू हो तो हम ये सारी कैलकुलेशंस जीपीयू पे करना और भी ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जीपीयूज आर एक्सट्रीमली ऑप्टिमाइज्ड फॉर सिम्ड इंस्ट्रक्शंस। ओके जी, इस पॉइंट तक आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। सब अच्छा है? ओके गुड। अच्छा, हमारे पास टाइम कम है, अब हम ऐसा करते हैं, आज मैं आपको जरा 5 मिनट जल्दी छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम अपना वही जो हमने एल्गोरिदम बनाया था ना, उस एल्गोरिदम को हम वेक्टराइज करेंगे और उसका जो वेक्टराइज्ड वर्जन है वो फिर हम नमपाई पे पूरा एल्गोरिदम जो है इसी तरह इम्प्लीमेंट करके उसको चला के देखेंगे। अगर वो अगली बार में हमारा टाइम लैप्स हो गया तो उससे अगली बार अब हमने यही एक्टिविटी करनी है कि हमने अपना ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एल्गोरिदम चलाया है इसको वेक्टराइज करना है और नमपाई में इम्प्लीमेंट करना है, और उसके बाद हमने कैट और नॉन कैट क्लासिफिकेशन करनी है। ठीक है, सो अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज आई लेट यू गाइस गो नाउ और इंशाल्लाह सर अटेंडेंस लगा दे सर। हाँ जी ठीक है। अच्छा, अटेंडेंस वाले लोग हैंड रेज कर दें, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अदरवाइज यू गाइस आर फ्री टू गो। सर सर ये सिंटेक्स का भी आप बताएंगे कि ये क्योंकि पाइथन पहली दफा कर रहे हैं तो ये सारी चीजें अभी। यार सिंटेक्स, अच्छा अटेंडेंस वाले जरा अपना हैंड जो है ना वो क्लोज कर लें सारे 1 मिनट के लिए। मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोगों को पाइथन नहीं आती? जिसे नहीं आती है हैंड रेज करते हैं। अगर तो हाफ से ज्यादा हुए तो फिर मैं एक लेक्चर की कुर्बानी दे दूंगा और फिर हम उसमें पाइथन करेंगे। लेकिन अगर 6-7 हुए तो यार उन लोगों को जरा खुद हिम्मत करनी पड़ेगी। हाँ जी, फिर एक इंक्लूड लेक्चर नहीं जाया है इस करना है बार। हमने पाइथन पे कि नहीं? जी जी सर, जी लाजमी। कर लें जी जाया? सर करना है। जी यस इंक्लूड सर। नहीं हो रहा। ओके ठीक है। अच्छा फिर अगली बार हम फिर पाइथन कर लें। जी सर जी। यस सर। ठीक है, सर चलो क्लियर जी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना एंड तक फिर। ठीक है, अगली एक बार फिर हम बेसिक से थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड तक बिल्कुल अगर लेके बेसिक्स जो है जाए। ना, मैं आपको बेसिक्स इसी तरह की एक जुपिटर की जो है ना वो फाइल आपके साथ ओपन करूंगा और हम बेसिक से पाइथन जो है ना उसकी डिस्कशन कर लेंगे, और वो फाइल जो है ना वो मैं आपको मेल कर दूंगा, आप अपने टाइम में उस पर तजर्बे करते रहना। ठीक है, ठीक हो गया सर। और ये जो आपके यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स अपलोडेड हैं वो सारे इसी कोर्स के हैं? तो इस कोर्स के भी हैं और डेटा साइंस के भी हैं, इस कोर्स के तो काफी पड़े हुए हैं वैसे। सर इस कोर्स के मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं वही हाँ हाँ अपलोड हाँ करें हाँ, आप? इसी के हैं बिल्कुल, वो मैंने आप ही जैसे बच्चों को पढ़ाया हुआ है। ठीक हो गया सर। ठीक है, गुड। अच्छा जी, अब वो लोग हैंड रेज कर दें जिन्होंने अटेंडेंस लगानी है, बाकी जो हैं दे आर फ्री टू लीव नाउ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। सर चैनल का नेम क्या है आपके? चैनल का नेम है डाइवर्स टेक। और अच्छा यार, ये जो जूम है ना ये चीजें डिलीट भी कर देता है,
तो मैं अब ऐसा करूंगा कि मैं रेलेवेंट जो है ना यूट्यूब वाला लिंक वो लगा दिया करूंगा, क्योंकि वो जरा क्लीन भी है, उसमें डिस्कशन भी नहीं है, तो उसमें आपको सीधी बात जल्दी पता चल जाएगी। लेकिन वो क्लास से थोड़ा सा फर्क हो सकता है, इसलिए वो ज़हनी तौर पे आप तैयार रहिएगा। ठीक है, तो वो मैं उधर लगा दूंगा। चैनल का नाम वैसे बाय द वे है, लेट मी राइट इट, लिंक शेयर कर दिया मैंने ये चैट में। वो अच्छा हो गए हैं यार आप, यू आर लेजेंड, जबरदस्त। ठीक है जी, ग्रेट, जबरदस्त। ओके जी, लेट्स हैव अटेंडेंस नाउ। हारून आमिर साहब। हारून आमिर, आपकी अटेंडेंस हो गई है। नेक्स्ट बच्चा है उसामा। उसामा तारिक, आपकी अटेंडेंस भी हो गई है। जुबैर, जुबैर आपकी अटेंडेंस भी हो गई है। और आकिब, आकिब आपकी अटेंडेंस भी हो गई है। उसके बाद है शाहजीन, शाहजीन की अटेंडेंस भी हो गई है। अच्छा एक मिनट ना, आपने अभी जाना नहीं, मैं ये सेव कर लूँ। पिछली बार मैंने आपको छुट्टी दे दी, उसके बाद जब मैंने सेव किया ना तो लिंक एक्सपायर हो गया और वो जो बच्चे थे ना उनकी अटेंडेंस नहीं लग सकी। सो जस्ट लेट मी सेव इट, कि अगर कोई अनप्लेजेंट सरप्राइज हो तो हम दोबारा इसको सॉर्ट आउट कर लें। ओके जी, ऑल गुड, ठीक है जी, अटेंडेंस होगी। मेरे ख्याल तलहा की रह गई है, मैं तलहा की चेक कर लेता हूँ एक दफा। नहीं, तलहा की भी हो गई है। शाजीन और तलहा, आप दोनों की अटेंडेंस भी हो गई है। जी बेटा, अब किसी का सर क्वेश्चन वो है तो जूम पूछे। लिंक नहीं आ रहा आपका, आपने कहा था मैं ऐड कर दूंगा यार जुबैर जुबैर, को। ये ना दो ही क्लासें हैं बेटा, दो लिंक ना तू अपने पास सेव कर ले। ये मैं ना लिंक चेंज नहीं करता, तो दो मैं वैसे दो लिंक हमने। ऐड। हाँ हाँ, दो लिंक है, एक ट्यूसडे वाला लिंक है, वो हमेशा वही आना है, और एक हमारा फ्राइडे का लिंक है, हमेशा वही आना है। ठीक है, मैं ना सही हो गया। नई मीटिंग नहीं बनाता। तो तू बेटा ट्यूसडे की लिंक वाली जो है ना वो भी अपने पास किसी टेक्स्ट बॉक्स में सेव कर ले, और फ्राइडे वाली भी ठीक है सेव कर ले। ट्यूसडे को ट्यूसडे में तो आना है, फ्राइडे को फ्राइडे में आना है, बस। ठीक है। और क्योंकि एक स्टूडेंट ने कहा था कि ये सेम ही लिंक है, मतलब ये जी जी ट्यूसडे जी और जी, फ्राइडे बिल्कुल दोनों ही। सेम है। ये मैंने ना ये स्टूडेंट की कन्वीनियंस के लिए ना एक ही बना के रखी है और उसको रिकरेंट कर दिया है। अब ट्यूसडे वाली हर ट्यूसडे को अकर होती है और फ्राइडे वाली हर फ्राइडे को अकर हो जाती है। ठीक है सर। ठीक हो गया, गुड, जबरदस्त। चलें जी, गुड हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह अब फ्राइडे को फिर हम पाइथन पे डिस्कशन करेंगे। हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।